हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम विद अशोक में। हमने ठान ही लिया है कि आपको यूपीएसआई में 40 के 40 क्वेश्चन आपके सही कराएंगे मैथ्स के हम। उसके लिए हमने क्या किया, पहले आपको मैथ्स चैप्टर वाइज पढ़ाया, फिर हमने प्रैक्टिस कराया है, आप प्रैक्टिस जाके देख लीजिए। आज से हम यूपीएसआई में जो प्रीवियस पेपर 2017 में हुआ था उसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैथ्स के, वो हम लेकर आए हैं। ऐसे ही कम से कम आपको 20 क्लासेस पढ़ाएंगे। मतलब कहने का है कि जितने भी 2017 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को मैं यहाँ पे आपको करा दूंगा, एक प्लेलिस्ट बनवा के उसमें डलवा दूंगा, ठीक है ना। तो आप शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा और अपनी राय जरूर देके जाइएगा। अगर अच्छा लगेगा तो कमेंट और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। तो शुरू करते हैं। आज का जो मेरा पहला क्वेश्चन है, देखिए 17 में ऐसे ही बड़े बड़े सवाल आए थे, पर सवाल बहुत टफ नहीं थे, ठीक है ना। बशर्ते कि थोड़ा सा सोचने की ज़्यादा एबिलिटी आपके पास होनी चाहिए। जैसे आप बड़ा देख के घबरा गए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। शुरू करते हैं, देखिए सवाल कैसे कैसे आए हैं। यूपीएसआई 21/12/2017 जो 21 तारीख को पेपर हुआ था, जो है 17 में 21/12 को, वो वाला ये क्वेश्चन है वहां का। तो आज जो हम क्वेश्चन लेके आ रहे हैं वो लगभग सारे ही इसी डेट के हैं। मतलब कहने का है कि 21/12 के ही है, ठीक, 21/12 के ही है सारे क्वेश्चन। तो एक व्यक्ति ने 25 लाख रुपए वसीयत में निम्नलिखित तरीके से एक ट्रस्ट के लिए 15% और शेष राशि को इस तरह विभाजित किया जाता है कि उसकी पत्नी 2 बेटियों जो समान हिस्सेदारी प्राप्त करती हैं, और उसकी उसकी पत्नी क्या क्या है बेटा, ध्यान दो यहाँ पे, कि उसकी पत्नी 2 बेटियां जो समान हिस्सेदारी प्राप्त करती हैं और 3 बेटों में से प्रत्येक बेटे को हर बेटी का 1/5 गुना मिलता है, ठीक है। यदि उसकी पत्नी को प्रत्येक बेटी को मिलने वाले हिस्से से 2 गुना मिलता है तो उसकी पत्नी को कितना हिस्सा मिलेगा, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है कि अगर उसने 25 लाख में से, ध्यान से समझना, 25 लाख में से 15% किसको दे दिया, 15% ट्रस्ट को दे दिया, तो इस 25 लाख का 25 ऐसे लिखूंगा, 25 लाख का कितना बच गया, 85% हो गया। तो 25 चौका 100, इसका मतलब है कि 85/4 लाख रुपए उन्होंने क्या किया, वो बांटा है अपनी पत्नी, बेटी और बेटों में। कैसे बांटा है, उसने कहा है कि प्रत्येक बेटी को मिलने वाले हिस्से से 2 गुना मिलता है, किसको, पत्नी को। अगर मैं कह दूं कि बेटी को, अगर प्रत्येक बेटी को x मिलता है, यही बात समझने वाली है कि प्रत्येक बेटी को अगर क्या मिलता है, x मिलता है, ठीक है ना, तो उसकी माँ को कितना मिलेगा, माँ को कितना मिल जाएगा, वो उसका 2 गुना मिल जाएगा, ठीक है ना। और बेटे को पत्नी का 1.5 गुना मिलता है, तो मैं कहता हूं कि बेटे को कितना मिलेगा, बेटों को मिलेगा 1.5x मिल जाएगा, ठीक है ना। टोटल कितना मिला, तो एक उसकी पत्नी है तो पत्नी को क्या मिला, 2x। कितनी बेटियां जरा बताओ, 2 बेटियां हैं, तो x + x क्या हो जाएगा, 2x, ठीक है ना। और उसके कितने बेटे हैं, बेटे कितने भाई, 2 बेटियां जो समान हिस्सेदारी प्राप्त करती, तब 3 बेटों में से प्रत्येक को, बेटे को हर बेटी का 1.5 गुना। तो मतलब कहने का है कि आपको 3 बेटे हैं और प्रत्येक को 1.5x मिलता है। तो मैं कहूंगा कि कितना हो जाएगा, 4.5। तो 4 4 8 8.5, मतलब कि 8.5x क्या होगा बेटा, मिलेगा। टोटल इतना बांटेंगे, किसको बांटेंगे, इसी को ये बांटेंगे। मतलब कहने का है कि 8.5x की वैल्यू कितना है, 85/4 है, ठीक है ना। समझ बात आ रही कि नहीं। मतलब कहने का है कि इन्होंने 2x और मतलब कि ये उनकी पत्नी हो गई, ये उनके दोनों बेटियां हो गई, और ये जो है उनके 3 बेटे हो गए। टोटल मिला के उन्होंने 8.5x रुपीज को क्या किया है, बांटा है। कितने में से, मतलब इसी को 85/4 लाख को इतने में बांटा है, ठीक है। तो पूछा क्या है, उसकी पत्नी को हिस्सा कितना मिलेगा, तो उसकी पत्नी को जो मिले, तो यहां से हमें ये पता चल गया कि टोटल वो 8.5x में से उसकी पत्नी को 2x मिला है, इस हिसाब से बटा है। और पैसा क्या है, तो आप कहेंगे सर कि 8.5x/2x और क्या हो जाएगा, 85/4 के, 85/4 को इस अनुपात में बांटा है, ठीक है। इस पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पे हम 10 लिख सकते हैं, या तो हम चाहें तो यहाँ पे एक 0 बढ़ा दें, काम खत्म। इस x से x कटेगा और 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, और 85 से क्या होगा,
85 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचा क्या 0 10, तो 2 पंचे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो मतलब कहने का कि 5 लाख यहाँ पे आंसर आपका आ जाएगा। बताओ कठिन था क्या? नहीं था, बस आपको देखने में बहुत बड़ा लग रहा था, कैलकुलेशन में आई होप कि कुछ भी इसमें था नहीं। ठीक है ना। अगले सवाल की तरफ आते हैं। करा कि ए, बी और सी किसी काम के एक हिस्से को अलग अलग क्रमशः 12 दिन, 8 दिन और 24 दिन में कर सकते हैं। ये दो एक काम को पूरा करने होने तक बारी बारी से काम करते हैं, तो पहले दिन बी, दूसरे दिन सी और तीसरे दिन ए, चौथे दिन बी, इसी तरह ए, मतलब इसी तरह काम करते हैं। काम को पूरा करने के लिए कितने दिनों की आवश्यकता होगी? बहुत आसान सवाल है, अल्टरनेट डेज का है। तो हम कहेंगे कि ए बी सी, अगर ए बी सी 3 व्यक्ति हैं जो 12 8 24, 12 दिन में, 8 दिन में और 24 दिन में काम कर सकते हैं, तो इनका एलसीएम हो जाएगा 24। ठीक है ना। तो 12 दूना 24, 8 त्रिक 24, 24 से कम 24। कहने का मतलब ये हुआ कि तीनों मिलकर 3 2 5 1 6 काम करते हैं। उन्होंने कहा कि पहले कौन काम करता है? पहले बी काम करता है पहले दिन, ठीक है ना। उसके बाद कौन आएगा? पहले दिन बी आएगा, फिर दूसरे दिन सी आएगा, फिर तीसरे दिन कौन आएगा? ए बी सी। ऐसे चल रहा है, यही क्रम है। तो बी, फिर सी, फिर कौन आ जाएगा? ए आएगा। तो पहले दिन इसका मतलब बी काम करेगा तो 3 काम करेगा, सी काम करेगा तो कितना काम करेगा? 1 काम करेगा, ए काम करेगा तो कितना करेगा? 2 काम करेगा। तो मैं यहां से ये कह सकता हूं ऐसे क्रम चलता रहेगा। मतलब मेरा कहने के 3 2 5 1 6, मतलब 3 दिन में बेटा कितने काम करेंगे? तो आप कहेंगे सर 6 काम करेंगे। 3 दिन में 6 काम के टोटल काम कितना? 24 है। तो मैं इधर क्या करूंगा? 4 से मल्टीप्लाई करूंगा और इधर भी मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो 12 दिन में कितना काम करेंगे? वो हो जाएगा 24 काम। 12 दिन में कितना काम करेंगे? तो आप कहेंगे 24 काम, है ना। तो टोटल 24 काम कितने दिन में करेंगे? 12 दिन में। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है बात? आगे चलते हैं। कलाम निम्नलिखित में x का मान क्या है? x का मान क्या है? जरा इस सवाल को देखो। आप पूरे सवाल को सॉल्व करने की कोशिश मत करो। ठीक, कैसे? आप देखिए, पहले तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 12 पंचे ये 60 हो जाएगा, प्लस 2 1 कम 2, 2 8 16, 2 6 12, 2 3 6 माइनस 101। मुझे इतना पता है कि 60 60 120, 1923 हो जाएगा। 1923 से 100 घटाएंगे तो 18 समथिंग आएगा। एक ही ऑप्शन है यहाँ पे, ये हो गया। यूनिट डिजिट मैथ करा लो। आप कहेंगे 3 और 0 3 हो जाएगा और 3 में से 1 गैर क्या आएगा? 2 आएगा। तो मैं ये कहूंगा कि आंसर वही होगा जिसका यूनिट डिजिट कितना आएगा? 2 आएगा। पूरा सवाल सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। देखिए कितने आसान सवाल आए थे, अभी देखते जाइएगा, आप पूरा सीरीज देख लीजिएगा। मैं पूरी 17 की सीरीज आपको इसी चैनल पे पढ़ा दूंगा। ठीक है ना। आपको अगर अच्छा लगेगा तो कमेंट जरूर करिएगा, लेकिन क्लास में शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है ना। आप देखिए सवाल है, आप पूरा सॉल्व करने जाओ, जोड़ोगे फिर घटाओगे, टाइम लगेगा। तो मुझे पता चलेगा कि 18 है यहाँ पे, ये आपका 60 है, तो 18 मतलब कहने का है कि ये 1900 से ऊपर जाएगा। एक घटाएंगे तो 18 समथिंग आएगा। मतलब 1800 के एक ही आंसर है, आगे जरूरत नहीं है। यूनिट डिजिट मैच करना चाहो तो आप कहोगे कि 3 + 0 3 हो जाएगा, माइनस 1 करोगे तो 2 आएगा, और यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2, मतलब ये और ये बन नहीं सकता है। लेकिन आपको पता है कि आंसर तो 1800 से ज्यादा आएगा ना, तो ये कहाँ हो जाएगा? ठीक है, आगे चलते हैं। मनीष 40 दिनों में किसी काम के एक हिस्से को कर सकता है। ठीक है ना। ये रणजीत मनीष की तुलना में 60% अधिक कुशल है, तो अकेले काम को पूरा करने के लिए रणजीत द्वारा लिया गया समय ज्ञात करें। ठीक है। तो मनीष 40 दिनों में काम करता है, तो सबसे पहले टोटल वर्क मिल जाए, और हमें रणजीत की अगर क्षमता मिल जाए तो हम सवाल बना पाएंगे। ठीक है ना, टोटल वर्क और रणजीत की क्षमता। तो मैं ये कहता हूं कि जो रणजीत है ना, जो रणजीत है और कौन है? आप कहेंगे सर मनीष है। रणजीत और मनीष, तो अगर रणजीत मनीष की तुलना में 60% अधिक कुशल है, तो 20 3 60, 20 पंचे 100। इसका मतलब मनीष अगर 5 काम करता है तो रणजीत 8 काम करता है। ये उनकी क्षमता का अनुपात है, ये उनकी क्षमता का अनुपात। मनीष किसी काम को 40 दिन में करता है, तो मैं कहूंगा कि टोटल वर्क जो है 200 है। इसको मैं 8 से डिवाइड करूंगा, तो यहाँ पे मैं कहूंगा कि 25 अट्ठे कितना होता है? 200 होता है। इसका मतलब है कि रणजीत अकेले काम को 25 दिन में कर देगा। बताओ भाई, कोई दिक्कत किसी बच्चे को? आप कहेंगे नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चलते हैं कि एक बर्तन में दूध और पानी 12:11 के अनुपात में मौजूद है। यदि इस मिश्रण में 28 लीटर पानी मिलाया जाता है तो दूध और पानी का अनुपात 2:3 हो जाता है। नए मिश्रण में पानी की मात्रा का पता लगाएं। तो मुझे इतना पता है कि पानी की मात्रा जो होगी
पहले 12:11 था, अभी 2:3 हो गया 28 लीटर पानी मिलाने पर। तो जो कुछ भी आंसर होगा 3 का मल्टीपल होगा, 25 3 75, 24 3 72 और 26 3 78। इसका मतलब ये नहीं बन सकता, बाकी तीनों बनेंगे। अब आप कहेंगे सर अगर तीनों बनते हैं तो कौन से बनेंगे आखिर, तो मैं एक स्टेप और लिखूंगा, मतलब कि दूध और पानी है ना। तो बेटा ध्यान दो, मिल्क और जो वाटर का अनुपात है वो कितना है, तो आप कहेंगे 12:11 है। किसी मिक्सचर में जो मिलाते हैं, जो ऐड करते हैं, चेंज उसी में आता है। तो 2:3 हो गया, कितना हो गया, ये 2:3 आ गया। ठीक है, जब 2:3 हुआ तो आपको पता है कि पहले मिल्क कितना था, 12 था, अभी 2 हो गया। क्या मिल्क में छेड़छाड़ हुई, क्या नहीं हुई? जिसमें मतलब कि कुछ छेड़छाड़ होगी उसी में चेंज आएगा। कह रहा है कि मिश्रण में 28 लीटर पानी मिलाएगा, तो चेंज पानी में आना चाहिए। इसका मतलब है कि मिल्क 12 था, मुझे 12 करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा 12 और ये क्या हो जाएगा 18। ठीक है ना, तो 11:18 हो गया। अब आप नया सॉल्व करो इसके आगे। कह रहा नए मिश्रण में पानी की मात्रा का पता लगाएं, तो नए मिश्रण में पानी जो होगा वो 18 का मल्टीपल होगा। आप चेक कर लीजिए 18 का मल्टीपल कौन सा आंसर है, तो एक ही आंसर है 18 चौक 72। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है बात, आगे चलते हैं। अच्छा बताओ इस सवाल को करने में कितना समय लगता, आपको याद 10 से 12 सेकंड लगता। अरे भाई 2 12 2 लिखते और यहाँ पे 2 3 हो गया, छेड़ा आपने पानी को है तो बराबर करने के 6 से मल्टीप्लाई कर देते, तो 6 3 18, आप कहते हैं 18 का मल्टीपल होगा, एक ही दिख रहा है। मुझे लगता है 5-7 सेकंड में आप सवाल को बना जाते। ठीक है ना, लेकिन सवाल के लैंग्वेज तो समझ पाते। मैं मानता हूं कि 10 सेकंड में आप सवाल को अच्छे से समझते। ठीक है ना, आगे चलते हैं। साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर कोई धनराशि 3 वर्ष में 537.5 रुपए हो जाती है और 6 वर्ष में 575 रुपए हो जाती है, तो ब्याज की दर क्या होगी? ब्याज की दर कैसे निकालते हैं, मतलब जो कोई प्रिंसिपल है उस प्रिंसिपल में एक वर्ष में जो ब्याज प्राप्त होता वही हमारी क्या होती है, मतलब 100 रुपए पर एक वर्ष में प्राप्त ब्याज ही क्या कहलाता है, उसकी दर कहलाती है। लेकिन मेरी बात ध्यान सुनो कि मान लो ये कह रहा है कि कोई प्रिंसिपल है जो 3 वर्ष में 537.5 हुआ है, लेकिन 6 वर्ष में, ये 3 वर्ष की बात यहां पे हुई है, आगे कितना, आगे जो हुई है वो 6 वर्ष की बात हुई है। कितना, 6 वर्ष की बात हुई, लेकिन अगला 3 वर्ष की बात यहां पे कर रहा है। इसका मतलब है कि 575। देखिए कितना आसान आसान डेटा दिया है। ठीक है ना, तो 575 और 537, इसका मतलब आप इनका डिफरेंस ले लो तो जो आएगा वही 3 वर्ष में हो जाएगा। तो आप 575 से यहीं पे क्या करो, 75 ऐसे कर दो और 537 यहां से घटा दो बेटा। ठीक है ना, 37 लो 5 घटा दो, कितना 5, 10 में से 5 गया 5, 14 में से 7 गया 7, 6 में से 3 गया 3, 37.5 आ जाएगा। मतलब कहने का है कि 3 वर्ष में जो ब्याज प्राप्त होगा, जो ब्याज प्राप्त होगा वो 37.5 है। इसका मतलब ये है कि यहां भी 37.5 हुआ है, तो अगर मैं 37.5 घटा दूं यहां से तो कितना आ जाएगा, 500 आ जाएगा। इसका मतलब है कि वह धन कितना था, 500 रुपए था। कितना था, 500 था। मेरी बात समझो कि 100 रुपए पर एक वर्ष में प्राप्त ब्याज ही क्या कहलाता है, आपका रेट कहलाता है। तो मैं ये कहता हूं कि 500 रुपए पर 37.5 ब्याज प्राप्त हुआ है 3 वर्ष में। कितना, 3 वर्ष में। तो रेट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हटाएंगे तो एक यहां से कट जाएगा और ये एक यहां से कटेगा। ठीक है ना, आप देखिए 25 से कट कर देता हूं, 25 दूना 50। ठीक है ना, 25 एक कम 25, 25 पंजे 125, 3 पचे 15 है ना, और बस 3 पचे 15, तो यहां पे आपको बच गया 2। तो 5/2 का मतलब क्या हो गया, आप कहेंगे सर 2.5% हो गया। कितना हो गया, 2.5% हो गया। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्या कठिन था क्या, नहीं, बिल्कुल भी कठिन नहीं था। अगर आप सवाल समझ पाते तो डायरेक्टली सवाल को बना पाते। ठीक है ना, कुछ नहीं था क्वेश्चन में। आगे चलते हैं। कह रहा है कि नीचे दिए गए समीकरण में x का मान क्या होगा। देखो अब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप कैसे करेंगे, इस बात को समझिए, मैं समझाता हूं आपको। ये 23 का स्क्वायर 23 से सेम कितना होता है, 529 होता है। ठीक है ना, पहले लिख लेता हूं। और ये क्या होता है, 16 होता है। मुझे इतना पता है कि 7 से 49 से 347 होता है। ये कितना बनेगा, 7 बनेगा, -17 हो जाएगा, और ये कितना बनेगा, 27 हो जाएगा। 27 का स्क्वायर 729 होता है। इतना तो आपको पता होना चाहिए, बराबर x × 4। यही x का मान निकालना है, x का मान निकालना है। मैं ये कहता हूं, मेरी बात ध्यान से सुनो, ये कोई संख्या है ना, आप इसको कैलकुलेट करोगे तो x का मान निकालोगे तो आप कहोगे सर जो संख्या आएगी वो 4 से डिवाइड होगी। 4 से कौन सा नंबर डिवाइड होगा, अगर 4 से कोई नंबर डिवाइड तभी होगा, 4 से नंबर क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा।
ठीक है ना, 4 से डिवाइड होगा। तो आप मुझे बताओ कि यहां से अगर मैं लिखना चाहूं, चलो अच्छा लिख देता हूं, तो 9 6 15 के 5 हासिल 1। ध्यान समझना मेरी बात को, ठीक है। यूनिट डिजिट मैच कराऊंगा और आंसर डायरेक्ट लेकर आऊंगा, पूरा कैलकुलेट नहीं करूंगा। 9 6 15 के 5 हासिल 1 2 1 3 1 4 और कितना हो गया 545। ध्यान समझना, गुणे का 7 लिख दिया, माइनस 17 गुणे 27 लिख रहा हूं, समझते जाना मेरी बात को। तो मैं कहता हूं कि जो भी 7 5 35 के 5 और 7 से 49 के 9, तो यहाँ पे 5 आ गया और यहाँ पे क्या आया 9 आया। तो 15 में से इधर 1 लेके आऊंगा तो 15 में से 9 गया 6 आएगा। मतलब जो कुछ भी आएगा वो क्या आएगा 6 आएगा। मतलब जो संख्या आएगी उसका जो इकाई अंक होगा वो 6 होगा। कितना होगा 6 होगा। तो 4 से डिवाइड करूंगा तो 4 से 28 होता है, 4 9 36 होता है, 4 1 कम होता है, 4 3 12 होता है। तो इसमें क्या आएगा 839 आएगा। सो 839 इज द राइट आंसर। ओके, ये चीज आपको करनी पड़ेगी टाइम बचाने के लिए। अब आप यहाँ पे 17 का पहाड़ा इससे पढ़ो फिर इसको करो, मैंने थोड़ी नहीं किया इसको, तो मैंने यहाँ निकाल लिया कि 15 में से 9 गया तो जो कुछ भी संख्या, मतलब 5 में से 9 नहीं जा रहा था। देखो मैंने क्या किया है, यहाँ पे 5 में से 9 नहीं जा रहा था, तो क्या करेंगे इधर से 1 लेकर आएंगे, 15 हो जाएगा इसी, क्योंकि ये इकाई अंक है किसी संख्या के। तो 15 में से जब 9 जाएगा तो 6 आएगा। तो मैं कहूंगा कि जो संख्या आएगी ना, कोई संख्या जो आएगी वो 4 से पूर्णतः कट हो रही होगी, और 4 से कट रही है तो उसका आखिरी अंक 6 है। अगर आखिरी अंक 6 है तो 4 का पहाड़ा पढ़ो 6 कब आता है ना। तो या तो 4 आता, 4 चौक 16 के 6, या तो 4 9 36। 4 कहीं था नहीं, तो मैंने कहा कि जो भी आंसर होगा वो 839, उसका यूनिट डिजिट 9 होगा। तो 839 है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, अगले सवाल तरफ आते हैं। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे जब 12 13 18 और 26 से विभाजित किया जाए तो प्रत्येक मामले में शेष 9 ही आता है। सवाल ध्यान से पढ़ो। मैं कहता हूं कि सबसे छोटी संख्या की बात किया है ना, इसका मतलब है कि कौन से ये सारी छोटी संख्या है। तो मैं अगर यहां से 9 घटाऊं, मेरी बात ध्यान समझना, अगर मैं यहां से 9 घटा दूं तो वो नंबर 12 13 18 और 26 से कटना चाहिए। अगर नंबर 28 कट रहा है तो नंबर 9 से पूर्णतया कटेगा पक्का। तो यहाँ पे 5 15 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। मेरी बात ध्यान समझना, क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना हो गया 466। क्या 466 9 से कटेगा? आप कहेंगे सर नहीं कटेगा, ठीक है। फिर इससे बड़ा नंबर चेक करेंगे, यहां से 9 घटाएंगे, 75 से बड़ा कौन सा नंबर 77। तो 17 में से 9 गया तो कितना हो जाएगा 8 और ये 4 और ये कितना हो जाएगा 6, है ना। तो 6 4 10 और 18, ये नंबर 9 से कट रहा है, तो मैं कहूंगा यही आंसर होगा। कुछ नहीं करना है आपको, कुछ भी करना ही नहीं है, यही हमारा आंसर बन जाएगा। आप कहेंगे सर कि आगे मैं क्यों इसको ना चेक करूं? अरे भैया उसने पूछा क्या है कि वह सबसे छोटी संख्या बताओ, इसीलिए तो मैंने इसको चेक किया था पहले, ऑप्शन सबसे छोटा वाला नहीं बना तो मैंने इसको कर लिया। अब आप गारंटी कहता हूं कि जो ये 477 है ना, वह 12 13 18 और 26 से विभाजित किया जाएगा तो प्रत्येक दशा में 9 शेष आएगा प्रत्येक मामले में, ठीक है ना। अगर वैसे लगाओगे रूल से तो लेंदी हो जाएगा, आप इनका एलसीएम निकालोगे, क्या करोगे 12, बहुत लेंदी हो जाएगा, तभी कहेंगे पेपर बहुत हार्ड था, मुझे तो सब आ रहा था लेकिन मैं कुछ कर नहीं पाया। प्लस कितना आर होता है 9 होता है, ठीक है ना। आप इनका एलसीएम निकालो तो 26 को क्या लिखोगे 13 गुणे 2, 18 को आप 9 गुणे 2 लिखेंगे, ठीक है ना। 13 को 13 ही लिखेंगे और 12 को 4 गुणे 3 लिखेंगे। जब इनका एलसीएम निकालना होगा तो आप कहेंगे सर 13 आ जाएगा 9 आएगा, 13 9 आएगा और 4 आएगा, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 13 9 117, कितना 117 गुणे 4, तो 400 और 17 चौक 68, कितना हो जाएगा 468 इंटू के है ना, तो के की वैल्यू 1 रखूंगा प्लस का 9 रख दूंगा, तो 9 8 17 कितना आ गया 470 आया कि नहीं आया? देखो यही आंसर आ गया। पर आपको ये सब करने की जरूरत है कहीं क्या? इतना तो टाइम भी नहीं रहता है बेटा, ठीक है, इतना तो आपके पास टाइम भी नहीं रहता करने के लिए। चलो आगे, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये मान के चलता हूं कि ये चीजें आपको पहले से पता है, आपको यहाँ पे प्रैक्टिस कराई जा रही है। कह रहा है कि 2400 रुपए में पावर बैंक को बेचकर एक आदमी 20% का नुकसान उठाता है, 10% लाभ कमाने के लिए उसे पावर बैंक को किस कीमत पे बेचा जाना चाहिए? इसका मतलब है कि 10% हमेशा प्रॉफिट जो होगा, मैं सीधे डायरेक्ट आंसर बता दूंगा, डायरेक्ट ही आंसर बता दूंगा। आप कहेंगे कैसे? मैं कहता हूं कि जितने भी बेचा गया हो, लेकिन जो भी वस्तु का सीपी बनेगा, आप जो वस्तु का सीपी बनेगा प्रॉफिट निकालने के लिए उसको 110% पे बेचना होगा, 110% में बेचना होगा। तो चूंकि आंसर इंटीजर में आया तो मैं कहूंगा कि आंसर वही होगा जो 11 का मल्टीपल बनेगा। आप देखिए कि मैं क्या करूंगा, यहाँ पे
110% को मैं ऐसे लिखूंगा, ये 2 जीरो यहां से पक्का कुछ कटेगा, ठीक है, कटेगा। जो कुछ भी आंसर आएगा वो 11 का मल्टीपल बनेगा। तो मैं कहूंगा 11 का मल्टीपल चेक कर लो, ऑप्शन में कौन सा है, 11 3 33, एक ही ऑप्शन है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, करके दिखाता हूं कैसे कि 2400 रुपए बेचने पर 20% नुकसान होता है। इसका मतलब है कि जो 2400 रुपए है ना वो 80% की वैल्यू है। 110% में बेचेंगे तो आपको ये पूछा है 80% की वैल्यू ये है, 110% की वैल्यू क्या होगी, तो 8 त्रिक 24 क्या होगा, 8 त्रिक 24 30 हो गया, और 11 3 33 तो कितना आ गया, 3300 आ गया। सो ऑप्शन, मतलब आपको विश्वास नहीं होगा कि आप बिना पेन चलाए भी सवाल को कर सकते थे सेकंडों में, ठीक है ना। ऐसे ही आप विश्वास मानिए, लगातार हमारे साथ आप जुड़े रहिए, पूरे 17 के पेपर करा दूंगा। आप देखिएगा कि लास्ट तक आपके 40 में 39 नहीं होगा, 40 पे 40 मार्क्स आपके क्वेश्चन सही होंगे, 100 नंबर आएंगे आपके पेपर में, ठीक है ना, क्लियर है। तो लगातार हमारे साथ आप जुड़े रहिए। देखिए करा कि एक आयताकार बक्से के किनारे 2 3 7 के अनुपात में है और इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है। बक्से का परिमाण ज्ञात करो। परिमाण का मतलब क्या होता है बेटा, आयतन होता है। मेरी बात ध्यान समझो, क्या होता है, आयतन होता है। तो मैं ये मानता हूं कि एक बक्सा है मेरी, तो डायरेक्ट कैसे सवाल को करेंगे, ठीक है ना। मान लिया कि एक बक्सा है, क्या है, एक बक्सा है, ठीक, और इस बक्से में क्या है, इनकी लंबाई चौड़ाई मतलब दे रखा है, उन्होंने कहा 2x है, 3x है और 7x। समझ लीजिए, आपको पेन ही नहीं चलाना है, डायरेक्ट ऑप्शन से सवाल बना पाएंगे, देखते जाइए। वो कह रहा है कि बक्से का परिमाण ज्ञात करो। बक्से का परिमाण, बक्सा कैसा है, घनाफ के शेप में है। तो मैं कहूंगा कि LBH जो कुछ भी होगा वो 2 गुणे 3 गुणे 7, मतलब कहने का है कि 2x गुणे 3x गुणे 7x। मैं समझा रहा हूं, तो मैं कहूंगा कि x की वैल्यू अगर निकालूंगा तो मैं ऐसे लिखूंगा 2 गुणे 3 गुणे 7 इंटू एक्स क्यूब हो जाएगा। तो मैं शुरू से यही बात बताना चाह रहा था आपको कि जो कुछ भी आंसर आएगा 2 गुणे 3 गुणे 7 का मल्टीपल होगा। इसका मतलब है कि वो नंबर 3 का मल्टीपल बनेगा, वो नंबर 7 का मल्टीपल होगा, वो नंबर 2 का मल्टीपल होगा। 2 के सारे मल्टीपल हैं, 3 से चेक करो कौन है, तो आप कहेंगे कि 4 2 6 ये नहीं है ना, 3 4 2 6 ये तो 3 से है, 4 2 6 ये नहीं है, और 2 2 4 1 5 ये नहीं। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्या मुझे इस बात को लिखने की कहीं जरूरत है, मैंने कहीं इसका यूज किया क्या, कोई फॉर्मूला लगाया क्या, तो ऐसे ही सवाल पेपर में आए थे बेटा। प्रैक्टिस की जरूरत है, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, देखिए कि 2017 के पेपर को कैसे मैं गर्दा गर्दा कर देता हूं, ठीक है ना। आगे चलते हैं। कह रहा है कि प्रश्न चिन्ह की जगह पर क्या आना चाहिए, ठीक है। आपको पता है कि सभी जगह क्या है, सेम है, 1 2 3 पॉइंट के बाद 3 डिजिट यहां है और 3 यहां है। सिंप्लीफाई करूंगा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। यहां पे देखो ये है, तो 3 6 18 आएगा, ध्यान समझना, ठीक है ना। 50 25 हो जाएगा। ऐसे पेपर आए थे, 3 9 27 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या करूंगा, 4 3 12 और 4 दूना 8 और 3 3 का 9। तो क्या बचा, 5 गुणे 3 दूना 6 बराबर रूट एक्स मान लिया मैंने, इंटू 6, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। मैं कहता हूं कि 5 है ना, जो x की वैल्यू फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क लगा है, तो ये रूट x है, तो आप स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर दो, या तो ऐसा कर दो कि इसके अंदर कोई एक नंबर होगा जिसका स्क्वायर रूट लेने पर 5 आएगा, तो नंबर 25 है, तो आप ऐसे कह सकते 25 और ये x हो जाएगा, तो 25 आ गया। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। मतलब जहां का तहां ही क्वेश्चन कर दो, काम खत्म, ठीक है ना। आगे चलते हैं। 2016 में तब्बू की मासिक आय 18,000 रुपए है। 2017 में तब्बू की वार्षिक आय पिछले वर्ष की तुलना में 15% की वृद्धि हो जाती है, ठीक है ना। और उसका वह उसका 30% अपने ऋण चुकाने के लिए खर्च करता है। 17 में अपने ऋण को चुकाने के लिए कितना खर्च करती है। देखो ये मासिक आय, ध्यान देना, ठीक है। यहां बात कैसी हो रही, वार्षिक की वृद्धि हुई है, मतलब एक महीने में अगर 18,000 कमाता है तो 12 महीने में कितना कमाएंगे, तो आप कहेंगे सर 18,000 गुणे 12,000। उसने क्या किया कि 17 में तब्बू की वार्षिक आय में पिछले वर्ष की तुलना 15% वृद्धि हो गई। इसका मतलब है कि जितनी थी वो 115% हो गई। आगे कह रहा है और वह इसका 30%, इसका मतलब है कि 115% हो गया। मेरी बात ध्यान समझो। अब क्या करता है कि उसका जो 30% क्या कर रहा है, वो ऋण के रूप में खर्च करता है, जितनी इनकम है, ठीक है ना। 17 में अपने ऋण को चुकाने के लिए कितना खर्च किया, बस सीधा आंसर आ जाएगा। मैं यहां से देखूंगा तो देखो ध्यान से, 1 2 1 2 1 2 1 2, आप आराम से देख सकते हैं क्या बचा, 12 गुणे 18 गुणे 115। आप पूरे सवाल की थीम अगर माइंड में बना ले गए तो क्वेश्चन में पेन नहीं चलाने की जरूरत थी, यहां पे भी
ठीक है ना। मैं कहूंगा 18 दिख गया मुझे, तो आंसर वही होगा जो 9 का मल्टीपल बनेगा। आंसर वही होगा जो 9 का मल्टीपल बनेगा। आप पहले 9 का मल्टीपल आप चेक करिए, ठीक है ना। तो मैं कहूंगा 8 1 9 2 1 3 ये नहीं है, 9 8 8 16 और 4 20 2 22 ये नहीं है, ठीक है ना। हाँ 8 से 14 4 18 ठीक है, ये 9 है, और 7 15 3 18 ये है, 5 4 9 7 2 9, ये दो क्वेश्चन, ये दो ऑप्शन आपके बन रहे हैं, ये दो ऑप्शन आपके बन रहे हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि जो नंबर आंसर वही होगा जो 18 से कटेगा, मतलब 9 से कटेगा, वो मतलब कहने का 2 से भी कटेगा, चलो ठीक है। लेकिन एक बात और है, वो नंबर 4 से भी कटेगा, 4 3 12, नंबर 4 से भी कटेगा। अगर नंबर 4 से कटेगा तो आप चेक कर लो, आखिरी के 2 डिजिट 4 से कटने चाहिए। 90 4 के पानी में कभी नहीं आता, तो ये आंसर नहीं होगा। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इसका मतलब है कि 74,520 आपका आंसर होगा। क्लियर है बात यहां तक कि नहीं? आगे चलते हैं। करा कि एक व्यक्ति ने 12% के लाभ पर एक टीवी सेट बेचा, अगर उसने इसे 1200 रुपए अधिक में बेच दिया होता तो उसे 18% का लाभ होता है ना। टेलीविजन सेट के लागत मूल्य का पता लगाए। बहुत आसान सवाल है, ठीक है ना, बहुत आसान सवाल है। मतलब कहने का तो उसे 18% का लाभ होता, टेलीविजन का लागत मूल्य पता करना है। मतलब कहने का ये है कि अगर मैं कह दूं कि अगर 100 रुपये वस्तु की कीमत थी, 12% लाभ मतलब 112 में बेच रहा है, उसी वस्तु को 18% लाभ प्राप्त करनी 118 में बेचेगा, तो कितना अधिक बेचेगा? तो आप कहेंगे सर 6 यूनिट की वैल्यू 1200 है, 6 यूनिट की वैल्यू 1200 है, तो 100 यूनिट की वैल्यू आपको निकालना है, यही वस्तु का सीपी है। तो 6 दूना 12 हो जाएगा 200। इसका मतलब है कि 200 के बाद 2 जीरो और लगा दो। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कौन कहता है कि यूपीएसआई के सवाल जो प्रीवियस हुए थे बहुत हार्ड थे? इक्का तुक्का मिलेंगे, लेकिन आपके अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आप सवाल बना पाएंगे, गारंटी है इस बात की। आगे चलते हैं। आप देखिएगा लगातार आप हमारे साथ कम से कम 4 से 5 क्लासेस देखिए, आपकी इतना बूस्ट हो जाएगी, इतनी मैथ इतनी तेज हो जाएगी कि आपको खुद को विश्वास नहीं होगा कैसे आप सवाल बना पा रहे हैं, ठीक है ना। कह रहा कि 4 संख्याओं को दिए गए एक समुच्चय में पहली संख्या तीसरी संख्या से तिगुनी और तीसरी संख्या दूसरी संख्या से दोगुनी और पहली और चौथी संख्या का अनुपात 3:4 है। अगर इन 4 संख्याओं की औसत 8.5 है तो तीसरी संख्या और दूसरी संख्या के बीच का अंतर ज्ञात करें, क्या होगा? बहुत बढ़िया सवाल है। 4 संख्याएं हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ है, ठीक है ना। नंबर 1 नहीं लेंगे, थोड़ा सा बढ़ा के लेंगे। कह रहा है कि पहली संख्या तीसरी से तिगुनी है और तीसरी संख्या दूसरी से दोगुनी है, तीसरी संख्या दूसरी से दोगुनी है। तो अगर मैं ये 2 कह दूं तो ये कितना हो जाएगा? 4 कह दूं, ठीक है ना। पहली संख्या तीसरी संख्या से तिगुनी है, तो मैं यहाँ पे तिगुनी है तो ये क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। मैंने जानबूझ के ऐसा लिखा है, ठीक है ना। या आप इसको सिंप्लीफाई कर लो तो आप क्या कहोगे कि 2 छंग 12, 2 1 कम 2, 2 दुनाई 4, ऐसा है, ठीक है ना। वो कह रहा है कि पहली और चौथी संख्या का अनुपात 3:4 है, मतलब कि 3 यूनिट की वैल्यू कितना है? 6 है, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी? तो आप कहेंगे सर, आप कहेंगे कि 4 यूनिट की वैल्यू 2 गुना हो जाएगी, 3 गुणे 2 है तो ये कितना हो जाएगी? 8 हो जाएगी। उनका अनुपात कितना हो गया? ये, ठीक है। मतलब है कि इस रेशियो में वो संख्याएं बटी हैं। तो कह रहा है अगर इन 4 संख्याओं का औसत 8.5 है, ठीक है ना। आप मुझे बताओ कि 8 2 10 6 16 1 17, 17 को मैं अगर 4 से डिवाइड करूं तो ये क्या हो गया? औसत हो गया। इन 4 संख्याओं का औसत की जो वैल्यू है ना, 8 पॉइंट क्या है? 5 है। ये तो कह रहा है कि ये इतने यूनिट की वैल्यू 8.5 है, ये औसत में आई है। ये औसत तो लिखा मैंने, 8 2 10 6 16 1 17। कह रहा है कि तीसरी और दूसरी संख्या के बीच अंतर, तीसरी संख्या कितनी है? 2 है, और ये क्या है? 1। इनके बीच का अंतर 1 है। मतलब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, बस आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये 4 ऊपर चला जाएगा और 17 पचे क्या हो जाएगा? 85 हो जाएगा, ठीक है ना। और 4 ऊपर चलाएगा तो क्या हो जाएगा? 5 चौक 1 मिनट, 17 पचे 85, ठीक है। तो ये 5 होगा, 4 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 20/10 है, तो 10 दूना कितना होगा? 20 आ जाएगा। तो उनके बीच का जो अंतर है वो 2 है। बताओ भाई, कोई दिक्कत है क्या? बिल्कुल आराम से सवाल बना लिया गया। खूब अच्छे सवाल को पढ़ लो और समझ लो, सवाल बनेंगे सारे। ए और बी क्रमशः 25 दिनों और 20 दिनों में किसी काम के लिए एक हिस्से को कर सकते हैं। वे एक साथ काम को शुरू करते हैं और 10 दिनों के बाद ए शेष कार्य अकेले बी द्वारा पूरा किया जाता है। काम को पूरा करने के लिए लिए गए दिनों की कुल संख्या का पता लगाएं। मेरी बात ध्यान सुनो कि ए और बी क्रमशः 25 दिन और 20 दिनों में किसी काम के एक हिस्से को कर सकते हैं, ठीक है। अगर ए 25 दिन में कर सकता है तो बी कितने दिन में करेगा? ये कह रहा है कि 20 दिन में। दोनों का लेंगे तो 100 आ जाएगा।
25 चौका 100 और 20 पंचे 100, मतलब टोटल दोनों एक दिन में कितना काम करेंगे, 9 काम करेंगे। वे एक साथ काम शुरू करते हैं और 10 दिनों के बाद एक कार छोड़ देता है। ए जो है कार छोड़ देता है, ए छोड़ देता है, ऐसा लिख देना चाहिए, छूट गया है, छोड़ देता है। शेष कार बी अकेले करेगा। तो सीधी सी बात है भाई कि दोनों मिलकर 9 काम करते हैं, 10 दिन काम करेंगे तो कितना काम करेंगे, 90 काम करेंगे। तो बचेगा कितना काम, 10 काम बच जाएगा। यही आपका क्या होगा, यही आपका शेष काम होगा। ठीक है, और इसी काम को करने के लिए कह रहा है कि शेष कार को बी द्वारा, अकेले बी द्वारा पूरा किया जाता है। काम को पूरा करने के लिए लिए गए दिनों की कुल संख्या कितनी है, तो 10 दिन यहाँ था और 5 दुनाई 10, तो 2 दिन आपने यहाँ लिया, तो टोटल मिला के 10 2 आपने कितना दिन ले लिया, 12 दिन ले लिया। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर है, आगे चलते हैं। कह रहा है कि एक आदमी 22 सेकंड में 600 मीटर की दूरी तय करना चाहता है। ठीक है, ये तो आप 25 मीटर पर सेकंड की दर से आधी दूरी को तय करता है, तो शेष दूरी को किस गति से तय किया जाना चाहिए। मेरी बात ध्यान से समझना कि एक आदमी 22 सेकंड में 600 मीटर की दूरी तय करता है, 22 सेकंड में 600 मीटर की दूरी तय, ये तो 25 मीटर पर सेकंड की दर से आधी दूरी तय करता है। तो मेरी बात समझो कि जो टोटल टाइम है वो कितना है, कि जो टाइम दिया है वो भी टोटल टाइम की बात यहाँ पे हो रही है, तो 22 सेकंड का समय है। ठीक है ना, 300 मीटर दूरी 25 सेकंड में, 325 सेकंड में, तो हम कहेंगे कि 25 8 200, 25 चौका 100, मतलब 25 12 कितना हो जाएगा, 12 सेकंड। इसका मतलब ये है कि 12 सेकंड में वो आधी दूरी तय करेगा। मतलब टोटल दूरी कितनी है, टोटल दूरी कितनी है, तो आप कहेंगे 600 है, तो 300 दूरी वो 12 सेकंड में जाता है, लेकिन पूरी दूरी वो 22 सेकंड में तय करता है। इसका मतलब है कि जो 300 मीटर की दूरी है वह 10 सेकंड में तय करेगा, तो उसकी चाल होगी 30 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या कठिन था सवाल, मुझे नहीं लगता कि सवालों में कुछ, अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप सवाल आराम से बना पाएंगे और स्पीड से बना लेंगे। मुझे लगता है इतना लिखने की जरूरत है, तो समझाने के लिए लिखा। ठीक है ना, आगे चलते हैं। निम्नलिखित संख्याओं के समुच्चय के माध्य और माध्यिका का गुणनफल ज्ञात कीजिए। देखो कितना बढ़िया सवाल है। अब आप देखिएगा कि आप मेरे से पहले लगाइए, मैं आपको समय देता हूं। ठीक है ना, फिर देखिए कि अप्रोच क्या होना चाहिए। कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं के समुच्चय का माध्य और माध्यिका बताइए। माध्यिका कैसे निकलते हैं, मतलब कि जो टर्म लिखे हैं, जो पद दिए हैं, उनको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ और उसका जो मिड टर्म होता है वही आपका क्या होता है, मीडियन कहलाता है। तो मैं कहता हूं कि पहले टर्म गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 टर्म है, तो आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाएंगे तो चौथा टर्म आपका मीडियन बनेगा। तो सबसे छोटा कौन सा, जरा देखो, तो आप कहेंगे एक नंबर पे ये रहेगा, फिर दूसरे पे ये रहेगा, तीसरे पे ये रहेगा और चौथे पे ये रहेगा। ठीक है ना, इसका मतलब जो है कि आपकी माध्यिका क्या आ गई, तो आप कहेंगे सर माध्यिका तो मुझे 98 मिल गई। अब बताओ, उसने पूछा है कि माध्य और माध्यिका का गुणनफल पूछा है, तो मैं कहता हूं मेरी बात ध्यान से सुनो, माध्य गुणे माध्यिका का आपसे क्या पूछा है, यही तो पूछा है, माध्य गुणे माध्यिका। ठीक है, अगर आपने माध्यिका 98 कर लिया, माध्य कुछ भी आएगा, कोई संख्या आएगी, तो जो कुछ भी होगा 98 का मल्टीपल होगी। तो मैं कहता हूं कि 14 सते 98, 14 सते 98, या मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि 14 के बजाय मैं ये कह दूं कि 49 दूना 98। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वह 2 का मल्टीपल में होगा। तो पूरे ऑप्शन को आप चेक करो, 2 का मल्टीपल कौन सा है, तो आप कहेंगे सर यही है। क्या मैंने माध्य निकाला, क्या नहीं निकाला, मैंने तो सिर्फ मल्टीपल से बना लिया। मैं कहता हूं कि जो कुछ भी आंसर आएगा वह एक 2 का मल्टीपल बनेगा, 2 का मल्टीपल होगा। आप चेक करिए ना 2 का मल्टीपल कहाँ है, 2 के पहाड़ में कभी 1 नहीं आता, कभी भी यूनिट डिजिट 1 आ ही नहीं सकता। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है, यही चीजें आपको सीखनी और करनी है और कुछ नहीं करना है। अब आप अगर मैं माध्य निकालने चला जाऊं उसका, ठीक है, और फिर गुणा करूं तो टाइम लग जाएगा, फिर यही होगा कि सवाल तो आसान था, मुझसे पेपर बना नहीं। ठीक है ना, यही चीजें हमारे साथ आपको सीखनी है और कुछ नहीं है। लगातार आप हमारे साथ जुड़े रहिए। देखिए आपकी मैथ 40 के 40 गारंटी लेता हूं दिलाने की। ठीक है ना, 40 के 40 क्वेश्चन आपके सही होंगे, 100 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, उस सबसे बड़े संभव त्रिकोण के क्षेत्रफल का पता लगाएं जिसे 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त के अंदर रखा जा सकता है। अरे ठीक है भाई, मैं कहता हूं कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त के अंदर रखा सकता है। ये अर्धवृत्त है, अगर ये 10 है तो ये भी क्या होगा, 10 होगा। तो जो सबसे बड़ा त्रिकोण होगा उसकी यही बनेगी ऐसे। तो आप ये जानते हैं जो कुछ भी होगा ये उसकी हाइट हो जाएगी। त्रिभुज का मतलब कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा
तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल लिखेंगे बेटा हम क्या लिखेंगे कि 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितना है 20 है, और हाइट ये भी तो त्रिज्या ही है ना, इसके केंद्र से यहाँ को मिलाऊंगा तो त्रिज्या ही है, तो ये भी कितना है 10 ही है, तो क्या लिखूंगा 10 लिखूंगा, है ना। 2 दाम 20, तो 10 दाम कितना हो जाएगा 100 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। बताओ भाई क्लियर है, तो 100 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं। कह रहा है कि x का 25%, 25,000 के 20% के 30% के 15% के बराबर है। याद रखना, पहले सवाल एक बार देख लो क्या कह रहा है, ये माइंड मेकअप हो जाना चाहिए, लास्ट में फिर देखो क्या निकालना है, और जब सवाल देखो ऑप्शन नजर दौड़ा लो एक बार, ठीक है ना। x का 25%, ऐसे आप लिख लो, x का 25% बराबर कह रहा है कि 25,000 के 20%, 25,000 का आप 20% लिखो, ठीक है ना। तो 20% किराए का 30% का 15% क्या होगा, ठीक है ना, का 15% क्या होगा, यही बताना और मुझे कुछ करना नहीं है। इस परसेंट से इस परसेंट को मैं क्या करूंगा, उड़ा दूंगा, उड़ा दिया। इस परसेंट से इस 2 जीरो को उड़ा दूंगा, आपने कहा उड़ा दिया, मैंने उड़ा दिया, ठीक। अब मेरी बात ध्यान सुनिए, तो चलो ठीक है एक स्टेप, इस 25 से 25 को उड़ा दिया तो एक बचा और ये 10 हो गया, बचा क्या क्या देख लो बस, ठीक है ना। तो एक जीरो यहाँ का ये और एक जीरो यहाँ का ये, इस परसेंट से मैंने क्या किया उड़ा दिया, उड़ा दिया, तो x की वैल्यू क्या मिल गई, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे बचा क्या 10, यहाँ पे क्या बचा 2, यहाँ पे बचा 3 और यहाँ पे क्या बचा 15। तो देखो आंसर जो कुछ भी होगा वो 5 और 3 का मल्टीपल बनेगा, तो 3 का मल्टीपल चेक कर लो, बात खत्म। जीरो तो आना ही आना है लास्ट में, ये आंसर कभी नहीं बनेगा, ये आंसर कभी नहीं। 9 8 17 3 से नहीं कटता, 7 6 13 नहीं कटता, 9 से कटता, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। बन गया एक लाइन में कि नहीं बन गया। आगे चलते हैं, कोई बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन, दो संख्याओं का अनुपात 7:8 है और उनका एलसीएम 280 है, संख्याओं का पता लगाएं। तो संख्याएं जो कुछ भी होंगी वह 7 और 8 का मल्टीपल होंगी। क्या 7 के पहाड़े में 40 आता है, नहीं आता। क्या 7 के पहाड़े में 25 आता है, कभी नहीं आता। क्या 7 के पहाड़े में 35 आता है, आता है। 8 के पहाड़े में 40 आता है, आता है। इसको भी देख लो, 7 के पहाड़े में 30 आता है, कभी नहीं आता। 8 के पहाड़े में 35 आता है, कभी नहीं आता। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आप देख लिया कि 2000 इस डेट वाइज लिखा है, अभी ऐसे ही पूरी सीरीज चलती रहेगी 20-20 25-25 क्वेश्चन की, ठीक है। क्लास ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए हमने क्वेश्चन को कम रखा है, पर क्वेश्चन आपको सारे हम करा देंगे, आप बस शुरू से लेकर लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए। तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, थैंक यू सो मच।